अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, जिसको लेके अब कुछ लग रहा है कि कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। बिलखसूस सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया जो दौरा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में एक तो खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के फ़ोरम को बड़ा सराहा है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े वसी मौक़े मौजूद हैं और सऊदी अरब ने IT के शोबे में, मादनियात के शोबे में, इसी तरह ज़राअत और तवानाई के अलावा दीगर शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसको पाकिस्तान में भी सराहा जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोई वाज़े तौर पर किसी किस्म का कोई फ्रेम वर्क नहीं दिया गया कि किन शोबों में किस वक्त की सरमायाकारी शुरू होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद $5 अरब की पहले मरहले में होने जा रही है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि 22 अप्रैल को ईरान के सदर भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये भी अपनी नौयत का एक अनोखा दौरा है, जिसमें एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन उनके हमरा होगा और ईरान भी मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान के साथ एक तरह से तिजारती और सरमायाकारी के मौक़े जो तलाश करने के हवाले से गुफ्तगू करेगा। और कोशिश ये भी है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से इल्तवाह का शिकार है गैस पाइपलाइन का मनसूबा, उसको भी अपने अमली शक्ल उसको पहनाई जाए। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान ने ख़ुद IMF के साथ अब एक तय प्रोग्राम में जा रहा है और इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़जाना इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और इस दौरान हमने IMF को भी कुछ कमिटमेंट्स दे रखी हैं। बिलखसूस जो हमने कुछ इदारों को प्राइवेटाइज़ करना है और इसी तरह जो टैक्स का निज़ाम उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आने हैं। फिर ये है कि अपने जो अखराजात हैं उनको भी हमने कम करना है। उन फ्रंट्स के ऊपर कितनी कामयाबी और कब तक हो पाएगी और क्या हम इस हवाले से आलमी मालियाती इदारों को मुतमईन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, मुझे यह है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात हैं, इकनॉमिक अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, आप भी इकॉनमी के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, माहिर माशियात हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। और सर, ये क्या कहेंगे, जो हालिया दौरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा का हुआ है, बड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोई फ्रेमवर्क हमें कोई मिला नहीं है कि होने क्या जा रहा है। स्टेटमेंट्स तो बड़ी पॉजिटिव हैं, तो कर ले उम्मीद कि हाँ अब कुछ अच्छा होने जा रहा है पाकिस्तान की मईशत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान कुछ सालों से सऊदी अरेबिया के साथ ही कोशिश कर रहा है और मुझे याद है कि हमने ये कोशिश में गवर्नमेंट में ही था तो हमने शुरू की कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको ब्रॉडन किया जाए। यानी कि पहले तो आपके 28 लाख लोग वहाँ पे हैं, हमारे लोग वहाँ पे सर्व करते हैं, एक हमें वहाँ से जिसे आप कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज आता है। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली अब पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट स्फीयर बियॉन्ड जो उन्होंने हमें डिपॉजिट्स दिए हुए हैं वहाँ ले जाया जाए। ये गुफ्तगू जो है रिफाइनरी से शुरू हुई, आपको याद है। अब जहाँ पे है, आई थिंक इट्स अ गुड नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है पाकिस्तान के लिए, और वो नैरेटिव ये है कि ये काफ़ी सारे शोबे हैं जिनमें एक ब्राउन फील्ड भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि एनर्जी में जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनमें आ जाएं। माइंस एंड मिनरल्स में जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, रेकोडेक है, आई थिंक रेकोडेक में इंटरेस्ट भी है, उनमें आ जाएं। या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स एनर्जी में डायमीर भाषा या अदर प्रोजेक्ट्स, उनमें आ जाएं। एग्रीकल्चर, हमारे पास चूंकि बहुत से मिलियंस ऑफ एकर्स अवेलेबल हैं जो कि हम उनको कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मदद कर सकते हैं, उनमें आ जाएं। पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन कैन हेल्प, उनमें आ जाएं। या पाकिस्तान की IT और ITES की जो सर्विस है वो उनके नई जो जिस तरह वो जिद्दत पैदा कर रहे हैं अपने 2030 विजन के मुताबिक, उसमें उनको यूज कर लें। सो दैट्स योर मेन्यू, यू पुट दिस मेन्यू टू देम। इस तरह से ये मेन्यू रखना ही एक अच्छा नैरेटिव है पाकिस्तान के लिए। बियॉन्ड द डेट वी कीप टॉकिंग अबाउट, IMF, सारी डिस्कशन वहां चली जाती है कि एक 25 करोड़ का मुल्क है, ये सारे मौके हैं। मैंने आपके ही डॉन अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, अभी हम इस तरफ गए भी नहीं थे, ये 15 दिसंबर 2022 को आया था। उसका टाइटल था रॉक्स एंड क्रॉप्स, और मैंने कहा था कि इन द नियर फ्यूचर आपको अपना एम्फेसिस विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन नो हाउ,
अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हम्म। कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पे तो जाना पड़ेगा कि चाहे $5 अरब ही आने हैं, क्योंकि हुजम भी अभी क्लियर नहीं है कि हम्म। क्या आना है, पर जॉइंट कम्युनिके में चूंकि $5 अरब की बात हुई है, अब वो जाकर इनको देखेंगे। सही। एक चीज जो मुझे लगती है कि आई होप कि जो हमने उनसे प्रोजेक्ट फीजिबिलिटीज हैं, जो इकोनॉमिक वैल्यूएशंस हैं प्रोजेक्ट्स की, वो बहुत सॉलिडली दी हों, इसलिए कि हम्म। इस पे ही बेस करके उन्होंने हम्म। अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी है। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड विद सही। देम। ओवरऑल अ गुड हम्म। स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान। पॉइंट टेकन जी। मैं खुरम साहब तरफ जाऊंगा। खुरम साहब, इनफैक्ट अगर देखा जाए, यही प्राइम मिनिस्टर पीडीएम की हुकूमत में 16 माह इनकी हुकूमत रही, उनके साथ टीम भी ऑलमोस्ट रही है, बट हमें माइंड सेट में इंटायरली डिफरेंस नज़र आ रहा है। गोया कि उस 16 माह की हुकूमत में तो शायद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर दोस्त ममालिक से कुछ कर्जे मांगते रहे ताकि हम अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर पाएँ और कुछ और काम चलता रहे हमारे यहाँ। बट अब इंटायरली डिफरेंट एक हमें फ्रेम ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अच्छी खासी प्रेजेंटेशन, जिसको सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि जो प्रेजेंटेशन उनको दी गई है बड़ी इंप्रेसिव है, वो बड़े उससे मुतासर हुए हैं। तो ये इतनी देर कर देना, गोया कि पाकिस्तान को तो अर्जेंट नीड थी इस तरह के सरमायाकारी लाने में, बट 16 माह में तो हमें ये कोई माइंडसेट देखने को नहीं मिला। ये तब्दीली कहाँ से आई? और मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो SIFC की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, बट आपका ख्याल है कि परमानेंट बेसिस पे ये फोरम एप्लीकेबल और वर्केबल है? किसी के जरिए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, या कोई हमें और भी मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आपकी जो बात है कि इतनी देर हो गई, तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। मेरा इसमें ना इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है खुशी है कि सऊदी अरेबिया ने सीरियसनेस जो है वो शो की है और इतना जल्दी फॉलो थ्रू हुआ है। नॉर्मली ये होता नहीं है कि हमारी एक लीडरशिप गई, उनसे बात की, उनकी टॉप लीडरशिप ने फ़ौरन से अपना एक डेलीगेशन भेजा। तो ये दिस शोज सीरियसनेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ कोर्स, और ख़ासकर फॉरेन साइड से बहुत सीरियसनेस नज़र आई है। और अब हमने किस तरह से इस मोमेंटम पे बिल्ड करना है, ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मेरा क्वेरी है कि किस तरह से हम अपने इश्यूज़ को जल्दी सॉर्ट आउट करें, जिसके अंदर हमारे कुछ शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं, कुछ मीडियम टर्म्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, और उनको हम कंट्री न्यूट्रल बनाएं। अपने मुल्क को इस अपॉर्चुनिटी को, इस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को कंट्री न्यूट्रल बनाएं या इन्वेस्टर न्यूट्रल बनाएं। इससे मेरी क्या मुराद? इससे मेरी मुराद ये है कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे UAE हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे तुर्की हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स हैं, वो पाकिस्तान का रुख करे, वो पाकिस्तान को प्रेफर करे ओवर बहुत सारी उसके पास इस वक्त कंपेटिटिव, मैं कहूँगा कि रीजनल जो है कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स किस तरह से हैं? इंडिया का पैकेज देखें आप, वो इन्वेस्टर्स को क्या पैकेज देता है, कैसे वो इंसेंटिवाइज करता है, कैसे वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। बांग्लादेश कैसे करता है, चाइना कैसे करता है, या मलेशिया कैसे करता है, वियतनाम कैसे करता है। आप देखें, एप्पल ने $16 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं वियतनाम में, चाइना से जो है वो पास करने के लिए। सिर्फ अमेरिका ने, खाली एप्पल जो है उसने $16 बिलियन जो है सेकंड बिगेस्ट फैक्ट्री बना ली उसने वहाँ वियतनाम में। ये कैसे हुआ? क्या हम स्टडी नहीं कर सकते कि कौन से ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे क्या किया गया है कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ है? और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोकल इन्वेस्टर को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं या क्या उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि वो रुकें। मैं थोड़ी सी क्रिटिसिज्म उस तरफ इसलिए करता हूँ कि क्रिटिसिज्म करने से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली इन सारी पॉजिटिविटी में वो भी लोग हैं जो यहाँ पे जो है छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी हमने कंटेन करना है। हमने सबको कंटेन करके चलना है। टेलीनॉर की मैं एग्जांपल देता हूँ, या मैं जो है फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी कंपनियां निकली हैं यहाँ से, उनकी एग्जांपल देता हूँ, या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड्स रुके हुए हैं टू एन एक्सटेंट, वैसे तो काफ़ी हद तक जो है वो खुल गए हैं, उनको हमने कैसे कंटेन करना है। तो देखें, हमारी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। SIFC बेहतरीन जो है रोल प्ले किया है पिछले 1-1.5 साल में, जब से बना है बहुत कोशिश की है, अब जाके उसके जो है वो फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, उसके सोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, उसकी जो है ना हमें आउटकम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पर बिल्ड कैसे करना है? टैक्सेस को कम करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करें, और अपनी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को देखें कितना ज़्यादा जो है वो इतना प्रिमिटिव है आज भी, उसको ठीक करें, अपने मैक्रोस को ठीक करें। IMF के साथ लोन लें आप, IMF से जाके
लेकिन साथ साथ अपना कोई सही काउंटर प्लान तो प्ले दें उनको कि भाई हम अपने टैक्सेस का, एक मिनट मुझे प्लीज एक मिनट दीजिएगा, अपने टैक्सेस कहाँ लगा रहे हैं हम? फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस कम करें, इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर आए, खर्चे कम करें अपने। आपको पता है हमने सही कितना इंटरेस्ट पे किया इस मरतबा? हम अपने खर्चे कम करें, इंटरेस्ट रेट को किस तरह से हम जो है नीचे लाए, सही इन्फ्लेशन को नीचे लाए, पॉवर्टी लेवल देखें कहाँ चले गए। तो हमें पूरा एनवायरनमेंट ठीक करना सही पड़ेगा ताकि सिर्फ सऊदी अरेबिया आए, उसके साथ दूसरे ममालिक बिल्ड करें, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल $10 बिलियन, $15 बिलियन साल का खुले। कुछ भी नहीं है नंबर, दुनिया इतनी इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करी है, हम कुछ भी नंबर अट्रैक्ट नहीं करें। पॉइंट टेकन जी। डॉक्टर साहब, यही नुक्ता में जो खुरम साहब ने भी उठाया कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए। जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, शायद उसके लिए तो ये फोरम अवेलेबल नहीं है। जो मैंने ऐसे एफ तो लगता तो ये है कि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपका अपना इन्वेस्टर है लोकल, उसके लिए अगर इस तरह की सहूलतें नहीं होंगी तो सर फिर बाहर से जितने भी आ जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो तमाम आलमी इदारे आपसे मालियाती इदारे बार बार तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम और फिर तमाम जमातों की जानिब से इस तरह के रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव की ओनरशिप, आपको लगता है कि वो मेक श्योर हम कर पाएंगे? क्योंकि उस एरिया में तो हम शायद कहीं लैग कर रहे हैं। देखिए ना इफ्तिखार, यू हैव टू फोकस एंड ट्राई एंड सॉल्व सम इश्यूज। सो इसका क्या मतलब है? आपने अगर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को पकड़ लिया है, सो आप रियलाइज करते हैं कि आप 14% पे खड़े हुए हैं। जिन ममालिक ने भी दुनिया में तरक्की की है वो 30-35 पे हैं। सो अब इसमें 3 जुज हैं इसके। एक एफडीआई है, $1.5 अरब है पाकिस्तान में ऑन दी एवरेज, $2.25 अरब है। ये बहुत छोटा अमाउंट है। But you have, privatization is a form of getting FDI in Pakistan. So privatization commission पे focus करें। आज तक एक poorly running privatization commission चलाता रहा है पाकिस्तान। I mean, I'm sorry मैं ये word use कर रहा हूँ। आप उसमें ना capability build करते हैं। इसी तरह investment side पे BOI में भी यही हाल है। So देखें, लोग बहुत जल्दी जिसे कहते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी ले आते हैं, बट स्मार्ट एचआर भी ले आते हैं, ताकि आप वो उसी जबान में गुफ्तगू कर सकें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रोजेक्ट क्लोज करें इस वक्त, फोकस ऑन दिस। कोई प्रोजेक्ट, उससे आप दुनिया को सिग्नल करेंगे कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। ये तो एक जुज हो गया। अब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको ईज करना इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट थिंग। उसमें सारे बैंकों की कर्जे जा रहे हैं आपके पाकिस्तान की जो मालियाती खसारा है उसको पूरा करने के लिए। सो दे डोंट हैव एन इंसेंटिव टू गो विद द लोकल पीपल। 52 लाख एसएमईज हैं मुल्क में, 52 लाख। 1,57,000 के पास फॉर्मल फाइनेंस है। सो व्हेन यू स्टार्ट करेक्टिंग दीज थिंग्स, सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें भी 2 अप्रोचेस। हम एक रेगुलेटरी गिलोटीन का काम कर रहे हैं, उसको एक्सपेडाइट कर लें। दैट्स वन वे टू थिंक अबाउट इट। एक तीसरी चीज बड़ी जरूरी है। आपका जो डेवलपमेंटल बजट है पाकिस्तान का ओवरऑल 4% जीडीपी का हुआ करता था, अब 2% पे ड्रॉप कर गया है। तो क्या आप बजट में ऐसी इस्लाहात दिखा सकते हैं कि आप अपना दोबारा एक्सपेंडिचर जो है बिल्ड करें पीएसडीपी का, और पीएसडीपी को प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी दोबारा जाकर क्लीन अप कर सकें, प्रोविंसेस में प्रोजेक्ट्स दे सकें, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स में जा सकें? फिर मैं कहता हूं कि ये सारा काम डुएबल है। अगेन कंपार्टमेंटलाइज करके, फोकस करके करें। बट जिन मुल्कों ने भी ये काम किया है, माजरत के साथ, इंडिया में चाहे मनमोहन सिंह और मोंटेक अहलूवालिया की टीम आई हो, चाहे जनरल पार्क ने एक विजन बना, यू गॉट टू फाइंड दैट टीम व्हिच डिलीवर्स ऑन दिस। इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आए गूगल से आगे बढ़ें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। खुरम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, जो ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल एक तो जो हार्मनी है मुल्क के अंदर वो बड़ी ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी हमें ठीक करना है। बट जो इस वक्त हमें आलमी मालियाती इदारे बता रहे हैं गोया कि हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो हार्डली 1.8%, 9%। फिर ये है कि इन्फ्लेशन इस साल भी 24-25% रहेगा। उसके बाद बेरोज़गारी की शरह भी कहीं 7-8% बताई जा रही है। और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्लोगन की हद तक तो सियासी जमातें ज़रूर कहती हैं कि जी गैर ज़रूरी तौर पर डेवोल्यूशन जो हुई थी 18वीं तरमीम के बाद के कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी चल रही 17-18 के जो अब सूबों का सब्जेक्ट है, मरकज़ में नहीं होनी चाहिए। फिर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने की, बट अमलन तो कुछ नहीं होता। और अगर इस वक्त देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के जो निजकारी के ख़िलाफ़ है, और दूसरी तरफ जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर जमात बैठी मुस्लिम लीग नून, वो निजकारी करना चाह रही है इदारों की। तो सर, ये आपको लगता है कि जो हम गोल सेट कर रहे हैं
उनको अचीव करने के लिए जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल कंडूसिव है, या उसमें हमें थोड़े से भी लगता है खतरात हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है? जी देखें, मैं जो बात कर रहा था ना पहले, मैं इन्हीं अशारियों की बात कर रहा था, इन्हीं मैक्रो इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है हमारी, और आगे किस तरह से हमने उसको बेहतर करना है, मैं इसी की बात कर रहा था। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जो बना है SIFC, वो अपने एंड पे एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जो कि जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ओरिजिनेशन एक चीज़ होती है कि आप अट्रैक्ट कैसे करते हैं इन्वेस्टर को। ये बड़ा जो है वो इस वक्त हमारे पास चैलेंज है। हमने अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस जो है ना, जो कि हमने उसमें उसमें जो पैकेज होता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें पाकिस्तान में, हम बड़ा बात करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। भाई आपके पास क्या एक्सपोर्ट्स जो है ओरिएंटेड होने के लिए वो पैकेज है कि आप एक्सपो कोई आता है आपके पास तो आप उसे एक कॉम्पिटेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स दे सकें, एक लैंड इतनी जो है सस्ती दे सकें कि वो उस पर वो आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सके। क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अभी तक सही तरीके से प्रोवाइड किया है? क्या एग्जिस्टिंग जो आपकी इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसके अंदर इतनी एनॉमलीज हैं टैक्स की, इतने इश्यूज हैं कि आज तक इकोनॉमिक जोन्स आपके जो है खड़े नहीं हो सके। आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का वैसा नहीं है, क्वालिटी वैसी नहीं है, तो आपने एक्सपोर्ट को आके क्यों इन्वेस्ट करेगा यहाँ? क्यों यहाँ से इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करेगा जब आप वो एक्सपोर्टेबल इन्वेस्टेबल उसको जो है पैकेज ही नहीं दे सकते? तो पहले अपने घर को हम इस तरह से ठीक करें। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि आप देखें आज हमारे यहाँ ग्रोथ जो है वो 1.5-2% है, और अगले 2 साल में भी अगर 3% भी मुश्किल से पहुँचती है, और इन्फ्लेशन आपके पास 2 साल में भी एवरेज 15% रहती है, तो आप तो नेचुरली आमदनी को कम ही रखे हुए हैं और महंगाई को ज़्यादा है ना, तो नेचुरली आपकी तो पॉवर्टी लेवल और बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, या फिर लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है जहाँ पे कुव्वत खरीद बेहतर हो, लोगों की, लोग अफोर्ड कर सकें, वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है। नंबर ऑफ लोग, जो पॉपुलेशन का साइज है ना, वो मैटर नहीं करता। पॉपुलेशन बेशक आपके इससे 10 टाइम्स कम हो, लेकिन पर पर्सन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, और आपका जो है वो एजुकेशन, सेहत, ये सब चीज़ें बेहतर होंगी, तो लोग आएंगे आपके खुर्रम पास। साहब, ये कहाँ से, क्या हमको IMF प्रोग्राम के नीचे कंडीशंस ऐसी हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते हम, बाकी जगह पे भी वो स्पेस अवेलेबल नहीं? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जो बातें आप कर रहे हैं ये तो बड़ी सिंपल है, इनको तो होना चाहिए बट नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम हमारे साथ है। देखिए सऊदी अरेबिया ने 2019 में भी एक कॉन्क्रीट प्लान दिया था कि जी मैं रिफाइनरी लगाता हूँ आके, मैं टूरिज्म में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उसके बाद हमने अपने घर को ही ठीक नहीं रखा। हमारे यहाँ इतने प्रॉब्लम्स रहे, आप करेंसी देखें कहाँ से कहाँ चली गई, फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी इंपोर्ट्स पे, हम डिफॉल्ट के करीब चले गए। ये तो बहुत बेहतर हुआ कि पिछले 8-9 महीने में हम स्टेबलाइजेशन की तरफ आए हैं। कुछ केयरटेकर गवर्नमेंट ने साथ दिया, कुछ पिछली गवर्नमेंट ने किया, कुछ इस गवर्नमेंट ने किया, और हम स्टेबलाइजेशन मोड में आ गए। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है? देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत है वो करना चाहिए। हमारे पास सऊदी अरेबिया जो है सीरियसनेस शो कर रहा है दोबारा से, अब हमें इस पर बिल्ड करना चाहिए। हमें वो 4-5 एरियाज जो शॉर्ट टर्म में ठीक करने हैं कि टैक्सेस को कम करें, रिटेल पे टैक्स लगाएं ना, क्यों नहीं लगाते? रिटेल, होलसेल ट्रेड, रियल एस्टेट को सही से टैक्स करें, एग्रीकल्चर को टैक्स में लेकर आएं, लोकल सिस्टम, बॉडी सिस्टम क्रिएट करें, अपने जो खर्चे उनको कम करें, टैक्सेस को बढ़ाएं अपने को। आप क्यों 2.2 ट्रिलियन की जो है ना वो टैक्स की इंसेंटिव देते हैं? क्यों नहीं आप अपना जो है टैक्स का सही रियलाइजेशन करते हैं? इतने 4-5 सेक्टर खाली पड़े हुए, अंडर इन्वेस्टिंग क्यों नहीं रोकते? बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज कर दिए, आपने बड़े अच्छे पॉइंट रेज कर दिए डॉक्टर साहब। इनफैक्ट IMF प्रोग्राम को लेके भी हम खुश तो बड़े हो रहे हैं, बट साथ में खदशात भी का इजहार भी किया जा रहा है कि ये कि हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं, और लोग अर्जेंटीना की मिसाल देते हैं कि पहले से बड़ा प्रोग्राम लेने की तरफ जा रहे हैं, बट हम पता नहीं री पे कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी इकॉनमी तो अगले 2 सालों में परफॉर्म करती नज़र नहीं आ रही। तो वाकई इस पर खुश होना चाहिए, या जो खदशात का इजहार किया जा रहा है काफ़ी तक ये भी जेन्युइन है? इफ्तिखार साहब, ये कितनी ही जिसे कहेंगे दर्द भरी दास्तान है कि 76 साल में 24वीं बार एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसमें कतई तौर पे खुश होने की बात नहीं है। आप इसलिए IMF के पास जाते हैं कि आप अपना बैरूनी खसारा खुद फंड करने के लिए या ग्रॉस फाइनेंसिंग ढूंढने के लिए काबिल नहीं है, और कोई भी आपको $25 अरब देने को तैयार नहीं है।
जब तक कि आप IMF की अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ जाते। दिस इज अ सीरियस थॉट। एक बात, और इन 24 ये जो 24वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं उसमें से जो 23 प्रोग्राम किए हैं, जिंदगी में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट की है, बाकी सब इनकम्प्लीट छोड़े हुए आ रहे हैं। सो इवन इफ द रिफॉर्म्स विद द IMF वर गुड फॉर यू, यू नेवर एवर कंप्लीटेड देम। देन अगेन क्योंकि ये 13-16 में मैंने कलीदी रोल प्ले किया था इसको कंप्लीट करवाने के लिए पाकिस्तान के लिए, सो आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि हमें एक प्रोफेशनल सेटअप लाना पड़ा था जिसने IMF को हैंडल किया और हमने वो प्रोग्राम कंप्लीट किया। अब भी याद रखिए इनकमिंग प्रोग्राम इफ्तिखार, बिकॉज मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ, सो आई नो व्हाट द थिंकिंग इज ऑन पाकिस्तान, कि वो कितनी सवियर फिस्कल कंसोलिडेशन, वो कितनी सवियर पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की हैंडलिंग चाहते हैं। इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर द फोक्स इन पाकिस्तान जब तक कि कोई भी मुल्क अपनी तैयारी खुद नहीं करता कि व्हाट इज योर प्लान टू गो टू द IMF. Rushing to the IMF and asking them is the easier part. The point is कि आपका क्या रिफॉर्म प्लान है जो IMF के साथ आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इफ्तिखार, people wrongly say it is an IMF program. This is a Pakistan program which is supported by a banking facility or an extended fund facility of the IMF. The day you think like that, प्लीज गेट मी योर प्लान। मैंने एक आर्टिकल लिखा है अभी रिसेंटली, और वो पर्चा था उसको मैंने आर्टिकल की फॉर्म में अखबार में लिख दिया कि पाकिस्तान तैयार भी है IMF से गुफ्तगू करने के लिए, और उस पे 12 प्रिंसिपल पे जब मैं पाकिस्तान को इवेल्युएट करता हूँ ऑन द रिफॉर्म पाथ दैट पाकिस्तान हैज, आई डोंट थिंक कि हमने उतनी होम ग्रोन प्लान सामने रखा है। व्हाट वी डू विद द IMF एंड व्हाट वी डू बियॉन्ड द IMF इन द 3 years. Now, this is the kind of clarity you need to have. अगर आपने IMF प्रोग्राम को कंप्लीट भी करना है वन, और उसके बियॉन्ड जाकर आपने ये दिखाना है कि पाकिस्तान की ग्रोथ आर्किटेक्चर को आखिर कैसे चलाना है, पाकिस्तान के मालियाती आर्किटेक्चर को कैसे चलाना है, एनर्जी आर्किटेक्चर को कैसे चलाना है। प्राइवेटाइजेशन तो यार एक छोटा सा जुज है इस ओवरऑल चीज का। PIA बेच देंगे, अभी तो डिस्कोर्स तैयार भी नहीं है। सो यू नो इट इज this is where I think we really need to put in the midnight oil. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब, खुर्रम शहजाद साहब। आपने सुना नाजरीन कि मईशत इस वक्त पाकिस्तान से किन इकदाम का तकाजा कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब जिक्र करेंगे कि खुद नैब का इदारा अदालतों से कहता फिर रहा है कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब को तो तोशा खाना से गाड़ी खरीदी गई तो इस केस में बरी कर दिया जाए। तो मुकदमा बनाने वाली एजेंसी अब उनकी बरीयत के लिए अदालतों से कह रही है। क्यों कह रही है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी है। एहतसाब अदालत में लीगी कायद को बरी करने की इस्तदा कर दी गई। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कल हमने देखा है कि जब एक रिपोर्ट आई फैज़ाबाद धरने की, उसमें जनरल फैज़ अमीर साहब को क्लीन चिट मिली, और आज नैब पहुंचा है अदालत में और जाके उन्होंने 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को जो मर्सिडीज़ केस में तोशा खाना से ख़रीदी थी उसमें क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बड़े लीगल तरीके से ख़रीदी है, कोई इसमें नॉमलीज नहीं है, लिहाजा इनको बरी किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर उमर। बहुत शुक्रिया उमर, आप आए। ये कुछ समझाइएगा कि वो एजेंसी के जो ख़ुद मुकदमा बनाती है और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये तय होता है कि बिल्कुल रेफरेंस बनता है, तब जाके वो दायर होता है, फिर उसके बाद वो मुकदमा आगे चलता है। बट ऑल ऑफ ए सडन वो एजेंसी आके अदालत को बताती है कि सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक हुआ। 97 में ली गई जो गाड़ी थी वो बाद में वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में चली गई, और फिर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से कहा कि जी आप ख़रीद लें, फिर कोई जाली बैंक रसीदें नहीं हैं, सब कुछ जेन्युइन हुआ है। तो कुछ समझाइए कि हुआ कैसे अचानक ये। देखें, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई, क्योंकि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आए थे और उन्होंने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर किया था, तो उस वक्त अदालत ने नैब को ये हुक्म दिया था कि आप नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करें
और उसके बाद नवाज शरीफ के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि रेफरेंस में नवाज शरीफ का जो मौकफ है वो भी शामिल किया जाए, जिसके बाद नैब की तरफ से जो है क्वेश्चनेयर भेजा गया था नवाज शरीफ को और उन्हीं का जो जवाब आया उसी पर बेस करते हुए आज ये रिपोर्ट नैब की तरफ से अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि 1997 में जब उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो सऊदी अरब की तरफ से उनको एक गाड़ी मिली जिसको उस वक्त उन्होंने जो है तोशाखाना में सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो वजीर आजम थे, तो उन्होंने फिर ये गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ को ऑफर की और उस वक्त नवाज शरीफ ने ये गाड़ी ली, लेकिन उस वक्त जो एक गाड़ी थी वो तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी, वो पार्ट ऑफ द तोशाखाना नहीं थी, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल वो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल का हिस्सा थी। तो नवाज शरीफ ने जो जितनी भी जो रियायती कीमत थी वो अदा करके वो गाड़ी जो है वो हासिल की। तो नैब ने ये कंक्लूजन इसमें ये निकाला है कि नवाज शरीफ ने जब वो गाड़ी ली तब वो तोशाखाना जो थी उसका हिस्सा नहीं थी और जो पेमेंट जो है वो की गई इसके एवज वो जाली बैंक अकाउंट से नहीं हुई। तो इस बुनियाद पर जो है नैब की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है, ये इस्तदा की गई है। ये तो उमर एक मुल्जिम की स्टेटमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं, बट क्या इसको काउंटर चेक करना भी किया गया है? गोया कि ये कैसा को लेटर देखा गया है 2008 का कि जिसमें ये इस्टेब्लिश होता हो कि ये तोशाखाना से गाड़ी वफाकी सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल के अंदर शिफ्ट की गई और उसके बाद उनको दी गई। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम है कि कुछ जाली बैंक अकाउंट था जहाँ से एक खाना पूरी की गई कि जनाब पेमेंट्स भी कर दी गई हैं, तो आपके ओरिजिनल और जेन्युइन वो बैंक अकाउंट और फिर रसीदें मौजूद हैं जिसके तहत मुल्जिम ये क्लेम कर रहा है कि जी मैंने सब कुछ लीगल किया है, वो भी दिखाई गई है अदालत में। देखिए जो रिपोर्ट आज सबमिट की गई है वो नैब की तरफ से सबमिट की गई है, लेकिन सिर्फ उस रिपोर्ट में जो है इस किस्म की कोई बात नहीं की गई कि इसमें कोई रसीदें जो हैं वो दी गई हैं नवाज शरीफ की तरफ से या कोई इस किस्म का सबूत दिया गया है। ये तो नैब का काम है कि इसकी तहकीकात करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि आया इस गाड़ी की खरीदो फरोख्त में कोई करप्शन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये तो अभी तक जो है नैब की तरफ से अदालतें भी तो पूछती है ना उमर, अदालतें भी कहती हैं कि जो आप क्लेम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ भी है आपके पास कि नहीं है, सबूत भी है कि नहीं है। अदालत में भी कोई ऐसा सवाल जज साहब की जानिब से भी नहीं किया गया अभी तक। देखें जज साहब के आज तो रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई है और एग्जामिन करेंगे उसको एग्जामिन करेगी और उसके बाद फिर आइंदा समात पर जो है उस पर मजीद पेशरफ्त होगी। तो अभी आई एम श्योर कि नैब के पास ऐसे कुछ हकाइक होंगे, कुछ शवाहिद होंगे जिनकी बुनियाद पर इतनी बड़ी बात नैब ने आज अदालत में की है। और एक मुल्जिम जो कि एक ट्रायल के दौरान मफरूर हो गया था, लंदन जो है वो मुकीम हो गए थे और उसके बाद वो वतन वापस नहीं आए थे, तो वो जब वापस आए और उनके पास उसके बाद जो है नैब की तरफ से उन पर मेहरबानियों का एक दरवाजा खोल दिया गया। अब जिस तरह तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी लगती है, बिल्कुल उसी सिलसिले की। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि अगर ये जवाब उनके पास था या ये डिफेंस उनके पास था तो जब ये केस चल रहा था गोया कि इस तरह का डिफेंस उस वक्त भी पेश किया जा सकता था, क्योंकि आप कोर्ट को कवर करते हैं ना, तो बाज़ का वकलाओं को होता है कि अगर आपके पास इतना मजबूत डिफेंस मौजूद है तो पहले मरहले में इस केस को उड़ा देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सबूत या तो थे नहीं या फिर उनको ख्याल नहीं आया, हुआ क्या है, कितनी देर लग गई कि 4 साल बाद जाके एक सवालनामा गया उसके जवाब में फिर बताया कि सब कुछ कैसे हुआ है? देखिए जब ये केस दायर हुआ था तो उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो कोट लखपत जेल में थे और उनके पास नैब की टीम जो थी वो तफ्तीश करने गई भी थी और उनको क्वेश्चनेयर भी एक फराहम किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने उस क्वेश्चनेयर का जवाब जो था वो नहीं दिया था। उसके बाद नैब ने फिर सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल के जरिए जो है उनको रिमाइंड करवाया कि आपने इसका जवाब देना है, लेकिन उस वक्त जो है वो जवाब नहीं आया था। उसके बाद फिर नवाज शरीफ लंदन चले गए और अदालत में अदम पेशी की वजह से उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया था। तो उसके बाद उनका केस जो था वो सेपरेट कर दिया गया और जो बाकी मुल्जिमान थे जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और दीगर भी मुल्जिमान थे, उनके खिलाफ ये केस जो है वो चलता रहा और नवाज शरीफ की तरफ से कोई भी वर्जन जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था।
तो यही वजह थी कि उसके बाद अब दोबारा जब इन्होंने आकर सरेंडर किया है अदालत के सामने, तो उसके बाद फिर इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि मेरा वर्जन भी जो है इस रेफरेंस में शामिल किया जाए, और फिर दोबारा नैब की तरफ से एक क्वेश्चनएयर नवाज शरीफ को भेजा गया था। उमर मेहताब बनी, बहुत शुक्रिया आपका यकीनी तौर पे। लेकिन शरीयत की दरख्वास्त तो ज़रूर की गई है, लेकिन साथ में जो सवालात आपने उठाए हैं कि क्या वाकई सारा एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ, अगर ये बातें साबित होंगी तो यकीनी तौर पे फिर इस शरीयत की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पिछले दिनों जब ट्रेन में एक खातून की पुलिस तशद्दुद और उसके बाद अचानक उसकी हलाकत हुई, ये मुअम्मा अभी तक हल हो नहीं पा रहा, हुआ क्या है असल में। कोशिश करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जानने की कि अब तक की तहकीकात क्या बताती हैं और ख़ुद उस खातून के लवाहिकीन का क्या मौक़िफ़ है। छोटा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं। ईद के दिनों में मिल्लत एक्सप्रेस में एक खातून, जिस पे इनिशली वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक पुलिस एहलकार तशद्दुद कर रहा है, उसके बाद उसको वहाँ से उठा के ले जाता है और अचानक पता चलता है कि उस खातून की मौत वाक़या हो गई है। अब मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं। पुलिस का ख्याल ये है कि खातून ने खुद छलांग लगाई ट्रेन से और फिर उसकी हलाकत हुई, जबकि लवाहिकीन का ख्याल इनिशली ये था कि वो तशद्दुद से उनकी हलाकत हुई है। मामला क्या है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉन के भावलपुर कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मजीद गिल साहब, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद वक्त देने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन क्या वाकई बड़ी फ्री एंड फेयर आगे बढ़ रही है और मेरिट पे चीज़ों को देखा जा रहा है, और कोई गुत्थी सुलझी भी है कि हुआ क्या है ये? सर, अपना इंक्वायरी रेलवे ऑफिशियल कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में 3 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बना चुके हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है, अभी उसका आउटकम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। वाकया ये है कि 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो कराची से चली है। उसमें ये मरहूमा जो मरियम बीबी ये सवार थी, और ये है कि ये चनीगोड के करीब आने के बाद ये ट्रेन में कुछ झगड़ा हुआ है और उस पर जो है ये कांस्टेबल ने इसके साथ जो है वो अपना बहुत बदतमीजी और माल ट्रीटमेंट नजर आ रहा है वीडियो में जी। उसके साथ जाती, और उसको साथ अपने जाते देखा जा सकता है उस वीडियो में। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि मुसाफिरों ने वो उसको रोका भी नहीं है और किसी ने भी जो है इस पर एहतजाज नहीं किया। वो वहां से लेकर इनको चला जाता है और मरहूम के साथ उसका एक भतीजा है, वो गालब अपना 11 साल का, और भतीजी है कमल, वो भी। और ये है कि यही पता चलता है बाद में उस वक्त कि जी एक औरत ने छलांग लगा दी और वो औरत जो है वो फौत हो गई। ये पहली खबर 8 तारीख को जो है हमारे पास पहुंची और हमने ये रिपोर्ट की। तो उसके कोई आईनी शाहिदीन है या ये सिर्फ पुलिस रिपोर्ट बता रही कि खातून ने छलांग लगाई, या उसके मुतालिक भी कुछ बताने वाले हैं कैसा हुआ है? ये बस रिपोर्ट से वहां सही है, कुछ मतलब ये है कि ये 8 तारीख की बात है। अच्छा, अब लेटेस्ट जो है शराजी साहब, उसमें ये है कि भावलपुर का जिला ये जो है चनीगढ़ जो है भावलपुर के जिले में है। चनीगढ़ पुलिस ने रात मोहम्मद अफजल जो मरहूमा का भाई है उसकी कंप्लेंट पर ये 302 की और दूसरी दफा ने ये अपना FIR दर्ज की है, जिसमें उसने ये बताया, ये क्लेम किया उसने कि मीर हसन जो है ये कांस्टेबल ये उसके अपना मरहूमा को अपने साथ ले गया और फिर उसने इसको धक्का दिया है उसके अफजल के बयान के मुताबिक। अच्छा। और उस जब उसको धक्का दिया तो उसके साथ जो मरहूमा का भतीजा और भतीजी थी उन्होंने चीखें मारी हैं और वो आई विटनेस। तो कोई, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है अब्दुल मजीद, लास्टली पूछना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ हेल्प कर रही है इस मामले को सुलझाने में? या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैंने पुलिस वालों से रब्ता किया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको मिली नहीं है। ऊपर DPO जो है असद सरफराज साहब, उनका ये कहना है कि जब रिपोर्ट आएगी हमारे पास तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि एक जो है चनीगढ़ पुलिस की एक टीम वो अनकरीब जो है हैदराबाद जाएगी और उसको गिरफ्तार करेगी। ये है लेटेस्ट अभी तक। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद गिल साहब। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस हवाले से अगर तफ्तीश बढ़ तो रही है आगे, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं, और वही भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब दरकार हैं। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।